हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आइए आज हम सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन का लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद सभी चैप्टर का प्रश्नोत्तर के साथ रिवीजन हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन कर सकें चैनल को और जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रीवियस वीडियो, पिछली वीडियोस कैसे देखना है, सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है और सर्च बटन को क्लिक करना है, स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये होम पेज ऑन हो जाएगा। इस प्रकार की वीडियोस नज़र आएंगी। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको ये क्लास वाइज सारा शेड्यूल मिल जाएगा। जब ये क्लास वाइज शेड्यूल मिलेगा तो आपको जिस क्लास की वीडियोस चाहिए उस क्लास पे आप ओपन करेंगे, आपको चैप्टर वाइज पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर आप प्ले कराएंगे वो चैप्टर प्ले होने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास 9 चैप्टर 2 ओपन करा के रखा हुआ है। आई बात समझ में? आई आज अपना इम्पॉर्टेंट सेशन चैप्टर 5 शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर 5? पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका सारा कंप्लीट एनालिसिस होगी। आई बात समझ में? आइए चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 क्या है? मुद्रा, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। क्या वर्ल्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि आज के समय में छपी हुई किताबें हैं, छपी हुई कापियाँ हैं, सारा सब कुछ प्रिंटेड मिल रहा है। पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी चीज़ें थे उसको छापा जाता तो वो भी मशीन से नहीं, हाथ से लिख कर तैयार किया जाता था। इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम हुआ करता था। आइए आज हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या प्राचीन काल में हुआ था। क्या कह रहा है कि वर्तमान में मुद्रित छपी हुई सामग्री के बिना विश्व की कल्पना करना संभव नहीं है। आज हमारे चारों ओर कोई ना कोई मुद्रित सामग्री अवश्य दिखाई देगी, जैसे किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, प्रसिद्ध तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर आदि। क्या कह रहा है कि आज के समय में हमें चारों तरफ छपी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या कह रहा है कि हम मुद्रित साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही अनुभव करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब प्रारंभ हुई, आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी। प्रस्तुत अध्याय में हम मुद्रा के इतिहास के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आरंभिक मुद्रित पुस्तकें। मुद्रा की प्रारंभिक तकनीक का विकास चीन, जापान, कोरिया में हुआ था। क्या कह रहा है? सबसे पहले छापने की प्रणाली चीन, जापान और कोरिया में बनी। यहाँ मुद्रा कार्य हाथ से होता था। लगभग 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे कास्ट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़ के किताबें छापने जाने लगी थी। चूँकि पतले कागज़, छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए प्राचीन चीनी किताब एकार्डिनियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन और या कुशनविशी करने वाले लोग डच सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई लिखते थे। क्या कह रहा है कि चीन में जो है कागज़ को रगड़ कर जो है छपाई की जाती थी, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं था। तो बाद में क्या हुआ कि जो है लोग हाथ से लिखते थे और बड़े सुडौल सुंदर अक्षर लिखते थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट है जापान में मुद्रा। अब देखिए, अभी तो चीन, जापान, कोरिया की बात हुई, चीन की बात हुई, भाई जापान की बात करते हैं। 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच
के आसपास चीनी बौद्ध प्रचारक मुद्रण की तकनीक लेकर जापान आए। 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसमें पहाड़ के साथ साथ काठ पर खुद चित्र भी हैं। उस समय तस्वीरें प्रायः कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थीं। क्या कह रहा है कि सबसे पहले बौद्ध प्रचारकों ने क्या किया, डायमंड सूत्र नामक पुस्तक छापी और उसमें अपने साथ साथ काष्ठ चित्र भी बनाए हैं। नेक्स्ट है यूरोप में मुद्रण का आगमन। अब आइए यूरोप में ये छापने की प्रणाली कैसे है इसके बारे में जानते हैं। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। योहान गुटेनबर्ग का चित्र भी देखिए, पिक्चर लगा हुआ है। व्यापारी पिता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा था। बाल्यकाल से ही वह तेल व जैतून पेरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था। उसने क्रमशः पत्थर पालिश करने, सुनारी और शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग नए आविष्कार हेतु किया। क्या कह रहा है कि जो ये गुटेनबर्ग हैं, ये जो है कहाँ, एक व्यापारी घर में पैदा हुए थे, ठीक है। इन्होंने अपने जो है दिमाग का यूज करते हुए क्या किया कि जो है सुनारी है, शीशे हैं, पत्थर धोने के पाले से ये सब जो है काम सीख लिया। आई बात समझ में। फिर क्या कह रहा है कि जैतून प्रेस ही इनके लिए प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना तथा सांचे का उपयोग अक्षरों व धातुओं की आकृतियों को गढ़ने में किया। उसने वर्ष 1448 में छपाई संबंधी यंत्र बनाने का प्रयास पूरा किया। उसने वर्ष 1448 में छपाई संबंधी यंत्र बनाने का प्रयास पूरा किया। इसके द्वारा छपी गई पहली पुस्तक बाइबिल थी। क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापा। उसने 3 वर्ष में बाइबिल की 180 प्रतियां छाप रखी थी। आई बात समझ में। सबसे पहली पुस्तक कौन सी छपी थी, बाइबिल छपी थी। फिर कह रहा है जो उस समय की तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है, किंतु यह नई तकनीक हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी थी। आरंभ में तो किताबें छपी थी, अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसे दिखती थी। धातुई अक्षर साथ ही सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बनाई जाते थे और चित्र अक्षर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है मुद्रा क्रांति और उसका प्रभाव। अब मुद्रा क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और ये क्या है जानते हैं। नवीन पाठक वर्ग। छापे खाने का आविष्कार और उपयोग से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। छपाई की नई विधि से किताबों की कीमत में कमी आई। पुस्तकों की प्रत्येक प्रति के उत्पादन में लगने वाला समय और श्रम पहले की तुलना में कम हो गया। क्या कह रहा है, किताबों की जब छपाई तेज़ी से बढ़ा तो क्या हुआ, जो समय ज़्यादा लगता था वो कम हो गया और नए पढ़ने वाले वर्ग भी आ गए, जिससे किताबों की डिमांड भी बढ़ गई। साथ ही बड़ी संख्या में पुस्तकों की प्रतियां छापना सरल हो गया। बाजार में किताबों की बहुलता हो गई और पाठक वर्ग में भी लगातार वृद्धि होती गई। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत को पढ़कर सुनाए जाते थे। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आम लोग जो है कथा गीत को सुनते थे, पढ़ते थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, धार्मिक विवाद और प्रिंट का दर। छापे खाने के अस्तित्व में आने से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। क्या कह रहा है कि
पहले क्या था कि आज की तरह इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, फेसबुक नहीं था कि कोई भी तस्वीरें आप लगा दीजिए, कोई भी सूचना लिख दीजिए, सेकंडों में वो पहुंच जाती है। तो पहले ऐसा नहीं था। जब छपाई नहीं थी तो लोग एक संदेश को दूसरे लोगों तक देने के लिए दूसरे लोग से मिलते थे, आवागमन करते थे, यात्रा करते थे, जिससे अपने संदेश को बता सकते थे। लेकिन आज की दुनिया में लोगों का आवागमन के बगैर भी संदेश हो जाता है कुछ ही सेकंडों में। टाइम की भी बचत और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस आ चुकी है कि आज के समय में सेकंडों में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए धार्मिक विवाद उत्पन्न हुआ, धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगा, तो जो दूसरे धर्म के लोग थे वो विरोध करने लगे हुए होंगे। आइए जानते हैं। छापे खाने के अस्तित्व में आने से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा विचार विमर्श का दौर आरंभ हुआ। देश में स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपनी विचारधारा को मुद्रित कर उसका प्रचार प्रसार कर सकते थे। मुद्रित संदेश के माध्यम से वे लोगों को अलग ढंग से चिंतन करने हेतु सहमत कर सकते थे या कोई कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। स्पष्ट है कि इस तथ्य का जीवन के अनेक क्षेत्रों में व्यापक महत्व था। क्या कह रहा है कि लोग अपने विचारधारा को मुद्रित करके उसका प्रचार प्रसार कर सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। क्या है कि धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ा और यदि किसी प्रकार कोई कार्रवाई तो उसको भी लिखित कर सकते थे। मुद्रा और प्रतिरोध। मुद्रित हुए लोकप्रिय साहित्य के माध्यम से कम शिक्षित लोग भी धर्म की पृथक पृथक व्याख्याओं से परिचित हुए। इटली के एक किसान मेनोकियो ने 16वीं शताब्दी में अपने क्षेत्र में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन आरंभ किया और उसने ईश्वर और सृष्टि के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन धर्म विद्रोही को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मोनार्कियों को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो किसान था, कहाँ का किसान, इटली का किसान मेनोकियो, वो क्या है कि विचार अपने विरोध में प्रस्तुत करने लगा चर्च के विरोध में। बाद में उसको क्या किया गया कि जो है मौत के गले उतार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदी लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। आइए आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में महिलाएं, बच्चे और मजदूरों का क्या हुआ। जब मुद्रा प्रथा चली, जब छपाई का काम तेज़ी से बढ़ने लगा तो महिलाएं भी अपने विचार को रखने लगीं। महिलाओं को भी कुछ आज़ादी मिल गई। 19वीं शताब्दी में एक नज़दीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस के निर्माण में धातु का प्रयोग किए जाने लगा था। 19वीं शताब्दी में छापे खाने की तकनीक में निरंतर सुधार होता गया। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का कारगर बना लिया। इसमें प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। क्या कह रहा है कि न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने एक शक्तिशाली बेलनाकार प्रेस बना लिया। अब क्या कि इससे जो है 8000 पन्ने को 1 घंटे में छापा जा सकता था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से शुरू होने लगा। 1-2 और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुछ सुधार के बदौलत छपे हुए पन्नों का रंग रूप ही बदल गया। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब बेलना का प्रेस बन गया तो इससे क्या हुआ कि छपाई का काम और तेज़ी से बढ़ गया। अब आइए भारत में मुद्रा प्रणाली आई, इसके बारे में जानते हैं। भारत में मुद्रा संसार। मुद्रा युग से पहले की पांडुलिपियाँ, ये दिखा रहा है यहाँ पे, एक पांडुलिपि को दिखा रहा है डायग्राम पे देखिए। भारत में विभिन्न भाषाओं यथा संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। ये पांडुलिपियाँ तार के पत्तों को हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। क्या कह रहा है, पांडुलिपियों को भारत में काफ़ी प्रचलन था। ये पांडुलिपियाँ क्या तार के पत्तों द्वारा बनाई जाती थी।
फिर उन्हें उम्र बढ़ने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द या सिल कर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक मुद्रा आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रहीं। ये पांडुलिपियाँ संरक्षण के लिहाज से नाजुक और महंगी होती थी। एक तो उन्हें अत्यंत सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीक़ों से लिखे जाने के चलते उन्हें पकड़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, गुरु याददाश्त किताबें सुनाते थे। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या कि तार की पत्तियों पर लिपियों को लिखा जाता था भारत में। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। मुद्रा कला का भारत आगमन। भारत में छपाई काम कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले गोवा में छपाई कार्य शुरू हुआ था, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली धर्म प्रचारक 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस लेकर गोवा आए। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा सीखी और अनेक पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में अनेक 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1773 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापने वाली थी। वहीं डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से पुरानी किताबों का अनुवाद भी था। आई बात समझ में? अब यहाँ पे गोवा में सबसे पहले छपाई का काम शुरू होता है। अब यहाँ से देखिए अलग अलग धर्म के लोग अपना अलग अलग जो है पुस्तक क्या करते हैं, पुस्तक छापने का काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? उसके बाद चलिए आगे जानते हैं कि भारतीय भावी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है छापा खाना लाना शुरू कर दिया था भारत में। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। इसमें क्या होता है आइए जानते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही धार्मिक विषयों पर व्यापक विचार विमर्श जाता रहा था। औपनिवेशिक समाज के विभिन्न समूह तत्कालीन आंतरिक परिवर्तनों से जूझ रहे थे, धर्म की अपनी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। इनमें से कुछ वर्तमान रीति रिवाजों का आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि दूसरे धर्म तुर्कों के विरुद्ध खड़े थे। क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए प्रचार प्रसार तो हो रहा है, साथ में बहस भी बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? अब बहस भी शुरू हो गई है। आगे चलते हैं। प्रकाशन के नए रूप, महिलाएं और मुद्रा। अब यहाँ पे महिलाओं को भी काम धंधा मिलने लगा। क्या कह रहा है? मुद्रा के विकास के साथ महिलाओं के जीवन और उनकी भावनाओं को अत्यंत स्पष्टता और गहनता से लेखन के माध्यम से प्रकट किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप मध्यवर्गीय परिवार की महिलाओं ने पढ़ने के प्रति अपना रुझान प्रकट किया। उदारवादी पिता और पति महिलाओं को घर पर पढ़ाने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजा जाने लगा। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा के ज़रूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जाता था। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या है कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जाने लगी और स्कूल खोले जाने लगे। जब स्कूल खोले जाने लगे तो स्कूल में महिलाओं को भी एडमिशन किया जाने लगा, उनका भी प्रवेश होने लगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट है प्रिंट और निर्धन जनता। मद्रासी शहरों में 19वीं सदी में सस्ती पुस्तकें चौराहे पर बेची जा रही थीं, जिसके चलते निर्धन लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ चुके थे। क्या कह रहे हैं? अब देखिए सस्ती जब किताबें आने लगी तो बनी सी बात है, निर्धन लोग भी क्या करेंगे, किताबों को खरीद सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और जब महंगी किताबें थी, कम किताबें छपाई होती थी, तो निर्धन लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं?
जिससे पुस्तकों की पहुंच निश्चय बढ़ी। ये पुस्तकालय प्रायः शहरों या कस्बों में होते थे या यदा-कदा संपन्न गांवों में भी स्थानीय संपन्न वर्ग के लिए पुस्तकालय खोलने की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाएँ और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपने गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। क्या कह रहा है कि यहाँ पे ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी और जाति प्रथा के बारे में भी अपनी पुस्तक प्रकाशित किया। आइए जानते हैं क्या कैसे है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियर के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। क्या कह रहा है कि ईवी रामास्वामी नायकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें और ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तकों को जो है भारत के कोने कोने में पहुंचाया गया और लोग जो है उनको पढ़ें और जागरूक हुए। नेक्स्ट है प्रिंट और प्रतिबंध। अब क्या है कि अब प्रतिबंध भी लगाया जाने लगा कि आप जो है आपको क्या छापना है क्या नहीं छापना, आप इस पर भी प्रतिबंध लग गया। अब इससे क्या है कि विरोध और विद्रोह की आशंका बढ़ने लगी कि लोग अपने विचार भारत के कोने कोने तक पहुंचाने लगे। तो बनी सी बात है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ब्रिटिशर्स के रहते, अंग्रेज़ों के रहते यहाँ पे क्या होगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन ईस्ट इंडिया के तहत सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में अधिक परेशान नहीं था। क्या कह रहा है कि बाद में सेंसरशिप लगा दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो चीज़ें प्रिंट करनी है उनको पहले परमिशन लेना है, परमिशन लेने के बाद ही प्रिंट करना है। जैसे कि वर्तमान टाइम में चाइना में है, वहाँ के रिपोर्टर जो चीज़ें पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद इसको प्रिंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि अपने देश की बात विदेश तक ना फैले। आइए जानते हैं और आगे इसके बारे में क्या है। उल्लेखनीय है कि मुद्रित सामग्रियों को नियंत्रित करने के इसके आरंभिक कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले, कंपनी के प्रशासकों को काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचकों का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर अपने व्यापारिक एकाधिकार पर हमला ना बोल दें। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि कंपनी के विरोध में भी बातें छपने लगी थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी के ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और ऐसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने पहले ही आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। अब यहाँ पे क्या है कि सेंसरशिप के जरिए उदारवादी औपनिवेशिक अफसरों ने राजी हो गए, चलिए ठीक है जो भी है ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो रहा है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो बच्चे शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और सारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें घर बैठे। आई बात समझ में। ये चैप्टर आज आपका सोशल साइंस का इतिहास पोर्शन पूरी तरह कंप्लीट हो रहा है। इसका रिवीजन विथ क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे वीडियोस मिस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो अवश्य देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।